स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल बाबा लीगल गाइडेंस में। मैं एडवोकेट उमेश कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है, टॉपिक है ट्रायल, विचारण। ट्रायल क्या होता है, विचारण क्या होता है, ट्रायल कितने प्रकार के होते हैं, इसकी चर्चा इस वीडियो में आज मैं करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले दोस्तों, ट्रायल, विचारण, यह एक न्यायिक प्रक्रिया है, जुडिशियल प्रोसीडिंग है। ट्रायल जो है न्याय का एक कसौटी है, जिसपे उस कसौटी पे देखा जाता है कि कौन निर्दोष है, कौन दोषी है। एक पुरानी कहावत है, अंग्रेज के कोई दार्शनिक ने कहा था कि 100 दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो आज के परिप्रेक्ष्य में है कि 100 दोषी 100 दोषी को छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। यह न्यायालय का कर्तव्य है, यह न्यायालय का ड्यूटी है। और विचारण जो है निष्पक्ष होना चाहिए। निष्पक्ष विचारण का अधिकार प्राप्त करने का अधिकार जो है हर लोगों का है, हर मानव का है। निष्पक्ष विचारण का अधिकार का जिक्र हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 में दिया गया है, जिसको मैंडेटरी प्रोविजन किया गया है। अगर निष्पक्ष विचारण में बाधा, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 14 में उसका जो है वाइडेशन होगा। तो विचारण क्या होता है कि कोई भी केस, जब कोई भी घटना होता है तो उसका केस जो है सूचना FIR दर्ज होता है थाने में, और जो भी व्यक्ति केस करते हैं उसके तरफ से स्टेट उस केस को स्टेट देखते हैं, उसको प्रोसिक्यूशन कहा जाता है। और प्रोसिक्यूशन को 100% कोई भी केस को प्रोसिक्यूशन को 100% प्रूव करना होता है। अगर 10% भी अगर वो प्रूव नहीं कर पाए तो डाउटफुल हो जाता है। अगर कोई भी केस में प्रोसिक्यूशन 100% अगर प्रूव कर देता है तो वो केस ट्रू हो जाता है। अगर 10% भी डाउट रहता है तो डाउट ऑफ बेनिफिट, संदेह का लाभ हमेशा एक्यूज को मिलता है। तो आए दिन सुनते होंगे कि पेपर में या आपके आसपास के क्षेत्र में कि साक्ष्य के अभाव में फलना को बरी कर दिया गया है। जो बड़े से बड़े केस होते हैं, बड़े से बड़े घटना होते हैं, उसमें भी लोग छूट जाते हैं। तो उसका कारण यही है। ट्रायल को समझने से पहले बिफोर ट्रायल प्रोसीडिंग को समझना होगा, विचारण के पूर्व के कार्यवाही को समझना होगा। उसमें यह समझना होगा कि विचारण से पहले क्या क्या प्रक्रिया होती है। तो कोई भी अपराध, कोई भी घटना, पहले उसका FIR दर्ज होता है थाने में। FIR दर्ज होने के बाद में उसमें इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा। उसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाता है कि घटना सत्य है या असत्य है। उसमें सारी चीज जो भी है एविडेंस कलेक्ट होता है। उसमें 161 का बयान होता है, 164 का बयान होता है। वो सारा मटेरियल जो भी घटना का है
वो एफआईआर इन्वेस्टिगेशन में ही लिया जाता है। उसके बाद उसका एक डायरी तैयार होता है। डायरी में सारी बात को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा लिखा जाता है कि हमने कब घटनास्थल पर पहुंचा, कब साक्षी से बयान लिया, कब परिवादी से बयान लिया, कब हमने स्वतंत्र साक्षी से बयान लिया। सारी बातों को जो भी उसमें इन्वेस्टिगेशन होता है, सारी बातों को डायरी में लिखा जाता है। जब इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाता है तो चार्जशीट तैयार किया जाता है, अंतिम प्रपत्र। उसको आप चार्जशीट भी कह सकते हैं, एफएफ भी कह सकते हैं, अंतिम प्रपत्र भी कह सकते हैं, या पुलिस रिपोर्ट कह सकते हैं। पुलिस रिपोर्ट तैयार हो जाती है तो पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट, एफएफ तब भेजती है जब कोई भी एक्यूज जेल में होता है। तो उसका मैंडेटरी है कि 60 दिन के अंदर उसको चार्जशीट भेजना है, नहीं तो एक्यूज का स्वतः बेल हो जाएगा। अगर कोई एक्यूज जेल में नहीं है, जेल से बाहर में है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चार्जशीट जो है भेजने में साल 2 साल भी लगा देते हैं, 6 महीने भी लगा देते हैं। यहाँ पे गौर करना जरूरी है, एक होता है एफआर, क्लोजर रिपोर्ट। जिस तरह से चार्जशीट होता है उसी तरह से एफआर होता है, क्लोजर रिपोर्ट होता है। क्लोजर रिपोर्ट या एफआर का मतलब हुआ फाइनल रिपोर्ट, यानी कि अगर कोई घटना नहीं हुई है या घटना हुई है, पुलिस उसमें कह देता है कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है, तो एफआर भी मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाता है। तो उसमें एक इंफॉर्मेंट को उस एफआर को चैलेंज करने का अधिकार होता है, उस एफआर को चैलेंज कर सकता है। एक होता है आप प्रोटेस्ट पिटीशन। ये प्रोटेस्ट पिटीशन क्या होता है? इसको कहते हैं विरोध पत्र। विरोध पत्र जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एफआर भेज देता है, फाइनल रिपोर्ट या चार्जशीट, उस समय इंफॉर्मेंट के द्वारा लगाया जाता है ये विरोध पत्र। विरोध पत्र कैसे काम करता है? जैसे कि अगर कोई चार्जशीट भेज दिया है, उसमें कोई सेक्शन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हटा दिया है या किसी का नाम हटा दिया है, तो वह प्रोटेस्ट जो है इंफॉर्मेंट के लिए उस प्रोटेस्ट पिटीशन पे वो बहस कर सकते हैं, उनके वकील साहब बहस कर सकते हैं। बहस कर करके वो सेक्शन जुड़वा सकते हैं, उस व्यक्ति का नाम जुड़वा सकते हैं, या तो उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी करवा सकते हैं। उस पर 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट जो है उस प्रोटेस्ट को जांच के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए आईओ को आदेश दे सकता है, या उस पर एफआईआर दर्ज करने के लिए भी दिया जा सकता है। उस पर भी प्रोटेस्ट पे भी एफआईआर दर्ज हो जाती है। या परिवादी जो है अगर कोई क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया है तो उस पर मजिस्ट्रेट संज्ञान नहीं लेता है, क्योंकि कोई अपराध हुआ ही नहीं। तो मजिस्ट्रेट जो है किसी भी अपराध का संज्ञान लेता है। जब अपराध हुआ ही नहीं तो किस चीज का किताब संज्ञान लेगा? तो इसीलिए एफआर जो है मजिस्ट्रेट उसको अस्वीकृत भी कर सकता है। मेनली क्या होता है, आज का जो प्रचलन है एफआर या क्लोजर रिपोर्ट, वो इंश्योरेंस के मामले में ज्यादा देखा जाता है। इंश्योरेंस कंपनी ज्यादा मांगते हैं। होता क्या है, किसी गाड़ी का अगर चोरी हो गया है, आपने एफआईआर दर्ज कर दिया है, साल 2 साल 3 साल हो गया, उसकी कहीं अगर गाड़ी नहीं मिलती है, तो लास्ट में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्लोजर रिपोर्ट लगा देता है। उसमें मजिस्ट्रेट साहब इंफॉर्मेंट को नोटिस कर दिया जाता है कि कोई आपको आपत्ति है। अगर आपत्ति है तो फलना फलना डेट को आकर के आप अपना आपत्ति दर्ज करें।
अगर उस डेट में आप गए तो आपका, अगर आप चाहते हैं कि नहीं और उसका इन्वेस्टिगेशन हो, तो वो इन्वेस्टिगेशन के लिए आईओ के पास भेज देता है कि इसमें भी अनुसंधान बाकी, इसको अनुसंधान किया जाए। अगर नहीं, आपको कोई आपत्ति नहीं है, तो वो केस को वहीं क्लोज कर दिया जाता है और उसको अभिलेखागार में रख दिया जाता है। उसी के नकल निकाल करके जो इंफॉर्मेंट होते हैं वो अपना इंश्योरेंस कंपनी उसमें मांग करती है, उसमें दिया जाता है। तो ये हो गया एफआर क्लोज रिपोर्ट। अब आ जाइए चार्जशीट। प्रोटेस्ट के बारे में आपको बता ही चुके हैं। संज्ञान के बारे में, संज्ञान जो है सीआरपीसी के सेक्शन 190 में दिया हुआ है और इसमें जो है 190 ए बी सी कि मजिस्ट्रेट संज्ञान किस तरह से लेता है। मजिस्ट्रेट संज्ञान जो है कंप्लेन पे लेता है, ए में दिया हुआ है, 2 में पुलिस रिपोर्ट पे, 3 सो मोटो वह स्वतः ले सकते हैं। तो जहां तक संज्ञान की बात है तो संज्ञान में मजिस्ट्रेट का बहुत अधिक पावर होता है, वो अपना स्वविवेक से वो संज्ञान लेते हैं। संज्ञान में क्या होता है, कभी कभी कोई घटना, कोई एक्यूज ही घटना कर देता है, कोई घटना जो है दोषी है वही घटना करता है और वही एफआईआर इंफॉर्मेंट बनकर एफआईआर दर्ज करा देता है। और अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसा मटेरियल आ जाता है तो मजिस्ट्रेट को पावर होता है कि जो इंफॉर्मेंट है उसको एक्यूज बना सकता है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक था ट्रायल था, तो संज्ञान के बाद ही ट्रायल का जो प्रोसीडिंग होता है वो चालू होता है। तो ट्रायल जो है दोस्तों 4 प्रकार के होता है। एक सेशन ट्रायल होता है, एक वारंट ट्रायल होता है, एक समन ट्रायल होता है, एक समरी ट्रायल होता है। सेशन ट्रायल है जो सेशन कोर्ट में चलता है, सत्र न्यायालय में चलता है। जो 7 साल के ऊपर का अपराध है जिसमें सजा 7 साल से ऊपर है वो सेशन कोर्ट में चलता है। जो 2 साल से ऊपर और 7 साल तक का सजा का ऑफेंस है वो उसका वारंट ट्रायल मजिस्ट्रेट के यहाँ चलता है। जिसमें सिर्फ 2 साल का सजा है समन ट्रायल, वो भी मजिस्ट्रेट के यहाँ चलता है। जो 2 साल के नीचे है सजा है वो है समरी ट्रायल, जो फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट के यहाँ चलता है। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों। जो टॉपिक है वो है वारंट ट्रायल पे। आज हम वारंट ट्रायल को समझेंगे। वारंट ट्रायल सीआरपीसी के सेक्शन 238 से लेके 250 के बीच में दिया गया है। सेशन ट्रायल, संज्ञान के बाद ट्रायल का जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होता है। तो चलते हैं हम सबसे पहले सेक्शन 234 कहता है कि धारा 207 का अनुपालन। 207 का अनुपालन ये हो गया आपका पुलिस पेपर रिसीव। जब अभियुक्त मजिस्ट्रेट के सामने समक्ष उपस्थित होता है तो पुलिस पेपर रिसीव करने के लिए कहा जाता है। वही चीज कह रहा है सेक्शन 238 कह रहा है 207 का अनुपालन। पुलिस पेपर क्या होता है भाई? पुलिस पेपर जैसे एफआईआर, चार्जशीट, 161 का बयान और जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसमें है कि एक्यूज को दिया जाता है या देख सकते हैं, या उनके अधिवक्ता जो भी हैं वो देख सकते हैं। ये उसके बाद फिर हम चलते हैं 239 डिस्चार्ज, उन्मोचन। डिस्चार्ज क्या होता है? उन्मोचन किसको कहते हैं? डिस्चार्ज चार्ज से पहले का स्टेज है।
जब आरोप विचारित होता है, चार्ज जब फ्रेमिंग होता है, उससे पहले एक्यूज जो है डिस्चार्ज पिटीशन फाइल कर सकता है। जिसको लगता है कि हम निर्दोष हैं, कोई मटेरियल उस ढंग का नहीं आया है डायरी में या चार्जशीट में, आप निर्दोष हैं, जिस समय घटना घटा है उस समय कहीं और आप हैं, और फिर भी केस में आपका नाम आ जाता है, तो उस आधार पर आप डिस्चार्ज पिटीशन फाइल कर सकते हैं 239 में, सीआरपीसी के 239 में आप डिस्चार्ज पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो डिस्चार्ज पिटीशन जब फाइल आप करेंगे तो प्रोसिक्यूशन की तरफ से उसका रिज्वाइंडर दिया जाएगा। रिज्वाइंडर देने के बाद में मजिस्ट्रेट देखेगा कि इसमें आपके खिलाफ जो है अपराध नहीं बनता है, इसमें आप इन्वॉल्व नहीं हैं, तो आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लेकिन वस्तुतः जो है सिविल कोर्ट, नीचे का कोर्ट जो भी है, डिस्चार्ज नहीं करना चाहते हैं। 100 में एक कोई डिस्चार्ज होता है केस, तो ये हो गया डिस्चार्ज। डिस्चार्ज के बाद आ जाइए 240 चार्ज फ्रेमिंग। चार्ज फ्रेमिंग क्या होता है? चार्ज फ्रेमिंग होता है ये कि आरोप गठित किया जाता है कि आप पर क्या क्या आरोप बनता है। उसका एक फॉर्म होता है, जितना सेक्शन आपके खिलाफ रहेगा उस फॉर्म में लिखा जाएगा कि आपने फलना फलना को फलना फलना समय पे फलना फलना के साथ यह घटना कारित किया है। जितना सेक्शन रहेंगे उतना हेड का फॉर्म लगेगा, और उस फॉर्म को टाइप करके मजिस्ट्रेट, उसमें एक्यूज रहेंगे, मजिस्ट्रेट पूछते हैं क्या आपने फलना फलना घटना किया है, तो उसमें अभियुक्त बोलते हैं नहीं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी घटना घटा है आपने किया है, तो एक्यूज बोलते हैं नहीं, हम ट्रायल फेस करेंगे, तो फिर आगे का प्रोसीडिंग चालू होता है। अगर अभियुक्त उसी समय कह देता है कि हाँ मैंने ये घटना किया है, तो उसी समय उसको कन्विक्शन कर दिया जाता है। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है, और मजिस्ट्रेट साहब भी जानते हैं, अगर कोई गलती से बोल भी देते हैं 2 व्यक्ति कोर्ट में, तो वकील साहब या जो भी हैं उनको समझा दिया जाता है, बोलते हैं नहीं ऐसा घटना मैंने नहीं किया है, उस पर चार्ज बन जाता है। चार्ज के बाद जो अगला प्रोसीडिंग होता है वो होता है पूरी है तो डॉक्टर का गवाही होता है, बारी बारी से सभी का गवाही होता है। गवाही होने के बाद में, गवाही खत्म होने के बाद सभी व्यक्ति का अगर गवाही हो जाता है तो फिर एक एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा गवाही बंद के लिए, कोर्ट में गवाही बंद होगी। फिर उसके बाद में बारी आता है एविडेंस फॉर डिफेंस। एविडेंस फॉर डिफेंस, प्रतिरक्षा का साक्ष्य। प्रतिरक्षा का साक्ष्य अगर एक्यूज देना चाहता है तो अपने बचाव में अगर देना चाहता है गवाही, तो वो दे सकता है कि मैंने ये घटना नहीं किया है, और उनके पास जो जो भी गवाह हैं गवाही दे सकते हैं। अगर गवाही नहीं देना सकते हैं, सफाई साक्ष्य बंद करने के लिए एक आवेदन न्यायालय में दिया जाएगा कि मैं अब सफाई साक्ष्य नहीं देना चाहता हूँ। सफाई साक्ष्य बंद हो जाएगी। सफाई साक्ष्य के बाद जो है उसके लिए फिर एक बहस होगी। बहस में एक तरफ से प्रोसिक्यूशन और एक तरफ से एक्यूज का जो एडवोकेट हैं
गवाही में क्या क्या मटेरियल आया है, कौन क्या कहा है। घटना जो है 100% ट्रू हुआ है या नहीं हुआ है। अगर घटना कुछ डाउट रह गया है, इसी मुद्दे पे बहस होती है। बहस होने के बाद में उसको जजमेंट पर रख लिया जाता है। तो जजमेंट जो है सेक्शन 243 के बाद में 44, 45, 46, 47। तो इसमें एक चीज जानना जरूरी है कि वारंट ट्रायल जो है उसके दो भाग हैं। एक पुलिस रिपोर्ट पे होती है, एक अदर देन पुलिस रिपोर्ट यानी कंप्लेन पर होती है। तो सेक्शन 243 सिद्धि, या तो आपको बरी कर दिया किया जाएगा या तो आपको कन्विक्शन दोष सिद्ध किया जाएगा। अगर दोष सिद्ध हो जाता है तो मजिस्ट्रेट 325 में मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि इसमें जो है जितना उनको शक्ति है उससे ज़्यादा का उसमें सजा है, वो केस को मजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे। उसके बाद आता है 360। 360 में परवीक्षा, अगर कोई पहली घटना है, 18 वर्ष से 21 वर्ष की उम्र है और पहली बार जो है कोई घटना किया है, तो परवीक्षा कर करके उसको ये कर सकता है। ये भी पावर मजिस्ट्रेट को है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक था वारंट ट्रायल, आपको कैसा लगा? आई होप कि अच्छा ही लगा होगा। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद दोस्तों।